आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो बनी है, संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से बनी है। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हमें अपने संविधान की जो रचना करनी है, जो बनाना है, वो किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाना है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही संविधान सभा ने प्रस्तावना के रूप में अपनाया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान की प्रस्तावना बनी। हमारे संविधान की शुरुआत जो होती है वो एक प्रस्तावना से होती है और मूल संविधान की प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित है। मूल संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं और एक बार इसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था और 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो इस टाइम संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 88 शब्द हैं और एक बार ही अब तक इसमें संशोधन किया जा चुका है। संविधान की प्रस्तावना जो है, जो उसकी शुरुआत होती है, वो इन शब्दों से होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। अब इस संविधान की प्रस्तावना से क्या क्या बातें स्पष्ट होती हैं, इस संविधान की प्रस्तावना से जो है हमें किन किन बातों का पता चलता है। मोटे तौर पर इस संविधान की प्रस्तावना से जो है 4 बातें स्पष्ट होती हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है उससे 4 बातें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले है शक्ति का स्रोत, दूसरी बात है राज्य का स्वरूप, तीसरी है शासन व्यवस्था के लक्ष्य और चौथा है संविधान का अधिनियमन। तो सबसे पहले जो है वो है शक्ति का स्रोत, यानी भारत में शक्ति का स्रोत क्या है। संविधान की प्रस्तावना इस बात को स्पष्ट करती है कि भारत में शक्ति का स्रोत क्या है। भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है कि हम भारत के लोग, यानी भारत में जो शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता में निहित होगी और जनता ने अपनी पसंद की संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया है और अपनी शक्ति को जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा है। अपनी शक्ति को निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा है, यानी जनता शासक भी है और जनता शासित भी है। संविधान के अनुसार या प्रियम्बल के अनुसार शासन की शक्ति या शक्ति जो है, ये कह सकते हैं कि शक्ति किसमें निहित होगी, तो शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। शक्ति का स्रोत भारत की जनता होगी। दूसरा है शासन, राज्य का स्वरूप क्या होगा। राज्य का स्वरूप है, इन्हें स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में ही कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत जो है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो समाजवादी है, यानी समाजवाद का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी को जो है, उनके बीच के अंतर को जो है कम करना है। यानी समाजवाद का यह अर्थ है कि भारत में शासन का स्वरूप कुछ भी हो, कम से कम वो एक पूंजीवादी राज्य तो नहीं होगा। तीसरा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा और एक समान रूप से उनके उत्थान के लिए, उनको बढ़ावा देने
का प्रयत्न करेगा, उसकी कोशिश करेगा। हालांकि भारत में बड़ी जनसंख्या जो है एक विशेष धर्म के मानने वाले लोगों की है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम है, इसके अलावा सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहूदी हैं और भी कई धर्मों के मानने वाले हैं। लेकिन भारत ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, उसके दृष्टि में सभी धर्म जो है समान होंगे। तीसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी यहाँ की शासन पद्धति जो है वो लोकतांत्रिक स्वरूप पर आधारित होगी। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जनता जो है वो शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपेगी और एक निश्चित समय के बाद जो है दोबारा जनता से जनादेश प्राप्त किया जाएगा, जो कि इलेक्शन की फॉर्म में सामने आता है। और गणराज्य का अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। भारत में जो शासन होगा वो निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा होगा, यानी हेड ऑफ स्टेट जो होगा, राज्य का जो प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा। उसकी भले ही निर्वाचन की स्थिति कैसी ही भी हो, पद्धति कैसी ही भी हो, वो निर्वाचित होगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो है यहाँ का वो निर्वाचन से चुना जाएगा। इंग्लैंड जैसे देशों के विपरीत हमारे यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होगा। अंतिम बात है, चौथी बात जो है संविधान का अधिनियमन। इससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान जो है किस तारीख को तैयार हुआ है और किस तारीख को उसे जो है अपने ऊपर लागू किया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ है, जनता ने उसे अपने ऊपर लागू किया है, उसे बनाया है और अपने ऊपर लागू किया है। उसके कुछ अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है और यही दिन हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये संविधान की प्रस्तावना है। इसमें जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो सभी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके अलावा प्रश्न ये भी आता है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। एक बार अब तक 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। इस तरह से ये संशोधन किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है। ये प्रश्न जो है कई बार सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के। बेरूबाड़ी विवाद वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से गोलकनाथ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान के अन्य भागों की भांति ही इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। इसी तरह से प्रस्तावना को 1973 में संविधान का हिस्सा माना गया। आज स्थिति यह है कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ ही एक सिद्धांत और दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो था मूल ढांचे का सिद्धांत। तो उसमें यह बताया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को बनाए रखना जरूरी है। अब वो मूल ढांचा क्या है वो अगला टॉपिक है और वो